हाँ जी बच्चों, तो स्टडी नॉर्म्स एकेडमिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो कल स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ कुछ टर्म्स जो वहां पे यूज होती है वो हमने पढ़ी थी। मास पढ़ लिया था और कुछ और चीजें जैसे इनर्शिया क्या होता है, फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है और इनका एसआई यूनिट्स क्या होता है, ये हमने कल पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था कि आज हम शुरू करेंगे मास एंड वेट के बीच में क्या फर्क होता है। देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मास और वेट को एक ही समझते हैं। जब मैं आपको पूछता हूं मास का यूनिट क्या है तो बच्चा केजी बोलता है और वेट का भी केजी ही बोलता है। तो उसमें बड़ा सारा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आज हम आपको बताएंगे और न्यूटन के लॉज को भी साथ साथ में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ कल के टॉपिक्स है, ये मैंने कराए थे, एंड में आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। पहले आप थोड़ा इधर देख लीजिए, ये सब पढ़ लिया था, आज ये भी पढ़ लिया था। ठीक, आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए ये आ गया मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है और मास हर जगह सेम होता है। या हम ये बोल सकते हैं मास में एक्चुअल मैटर कितना है, जितना एक्चुअल मैटर है उसको हम मास बोलेंगे। मतलब किसी चीज में से एक बाल्टी है, एक बाल्टी में अगर 50 केजी सामान आता है तो 50 केजी ही आएगा और हर जगह वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया मास क्या होता है। उसके बाद दूसरा साथ में क्या हमारा वेट। वेट किस चीज पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी के इफेक्ट पे। मतलब मान लो अगर मैं यहां पे दो चीजों, अभी आपको समझाऊंगा। ये एक अपने पास हुक, एक यहां पे हुक है, एक यहां पे हुक है। ठीक है, यहीं पे समझेंगे हम इसको। अच्छा, हमने क्या किया, देख एक मिनट, हमने क्या किया, जैसे एक हुक हमारे पास यहां पे, एक हुक यहां पे है, तो क्या होने वाला है, अगर मैं इसके साथ एक वेट लटका देता हूं और इसके साथ भी एक, मतलब वेट छोड़ो, एक ऑब्जेक्ट लटका देता हूं। ठीक है, अच्छा इसका मान लो अभी कुछ यूनिट दूंगा, ये 5 है और ये भी कितना है, 5। मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, इस पे ग्रेविटी लग रही है। ठीक, जैसे मैं ग्रेविटी हटाऊंगा तो ये हल्का फील होगा। जैसे मैं ग्रेविटी हटा दूंगा ना, हम हटा तो नहीं सकते ग्रेविटी, लेकिन अगर हम ग्रेविटी को माइनस कर दें अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, ग्रेविटी हटा दें तो ये 5 हो सकता है ये 1 हो जाए सपोज के लिए, लेकिन इसमें ग्रेविटी तो लग ही नहीं रही। ठीक है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब जो मैंने वेट लटकाया हुआ है उसका अपना तो है ही, साथ में जो अर्थ नीचे खींच रही है वो भी है। तो ये होता है वेट। बेसिकली वेट होता क्या है, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है वेट, मास इंटू ग्रेविटी। वेट एक्चुअल में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी, उसके साथ में ग्रेविटी कितनी लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। ठीक है, मास पे कितनी ग्रेविटी लग रही है, कितने मास पे कितनी ग्रेविटी लग रही है उसको वेट बोलेंगे, और मास तो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, मास कहीं भी चले जाओ जीरो नहीं होगा, एक्चुअल क्वांटिटी चीज की होगी ही होगी। अगर कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर मैटर होगा, तो मैटर है तो मतलब मास है, सिंपल। लेकिन वहीं पे दूसरी जगह देखो, मैंने क्या बताया, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बच्चे ये है, अगर मास जीरो तो हो नहीं सकता, मैंने आपको अभी बताया। अगर दुनिया में या किसी प्लेनेट पे या कहीं ऐसी जगह पे ग्रेविटी जीरो है, ग्रेविटी होती है अट्रैक्शन की फोर्स जो अपनी तरफ खींचता है प्लेनेट वगैरह। ठीक है, तो अगर किसी प्लेनेट की ग्रेविटी जीरो है तो उसका वेट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वहां जाके, जीरो। तो यहां समझ आया कि मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट पे कोई भी ग्रेविटी नहीं लग रही। ऐसा कहां होता है, ग्रेविटी जीरो कहां होती है, स्पेस में। कहां होती है, स्पेस होता है ना, आउटर स्पेस, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, तो ग्रेविटी जीरो होती है। तो उस टाइम पे वेट फील ही नहीं होता, तभी उड़ते रहते हैं ना उसमें। क्लियर। अच्छा, मास जो है लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलता है, वेट जो है लोकेशन के हिसाब से बदल जाता है। इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना क्लास। ये है अर्थ, ऐसी शेप है ना अर्थ की। कैसी शेप है, जियोइड। अर्थ की शेप कौन सी है, जियोइड। स्फेरिकल नहीं है, जियोइड शेप है। जियोइड शेप क्या होता है, सफेयर को पिचका हुआ सफेरा, थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया हुआ, तो साइड से फ्लैट, साइड से फ्लैटेंड सरफेसेस। ठीक है, इस तरीके की जो है शेप होती है अर्थ की। अब देखो, जो ग्रेविटी होती है, हम ग्रेविटेशन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेविटी हमेशा सेंटर से लगती है, सेंटर से लगती है। ठीक है,
ये अर्थ के होते हैं पोल और ये होता है इक्वेटर, ऐसे होता है। इस वाले पॉइंट को अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। तो देखिए बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं एक्चुअल में, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं सेंटर से होते हुए, तो इसको हम इक्वेटर बोलेंगे और ये हमारी पोल की लाइन है। दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, सिंपल। अब देखो सेंटर से पास कौन सा पड़ रहा है, पोल पड़ रहा है ना, सेंटर से सबसे पास क्या है, सेंटर के सबसे पास हमारे क्या है, पोल है, और इक्वेटर दूर है। पोल पास है, इक्वेटर दूर है, तो ग्रेविटी लगती है सेंटर से है, सेंटर से शुरू हो जाती है, तो सेंटर के पास ये है, तो इसका मतलब जो पोल होगा उस पर ग्रेविटी ज्यादा होगी क्योंकि सेंटर के पास है, और जो इक्वेटर होगा उस पर ग्रेविटी कम होगी क्योंकि सेंटर से दूर है। तो ये बोल रहा है अगर मेरे पास कोई वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है, मैं उसको पोल से इक्वेटर की तरफ लेके आता हूं वेट को, तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती रहेगी, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, सॉरी ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वेट बढ़ता रहेगा। उल्टा बोल दिया। देखो अगर पोल है ना, पोल क्या है, सेंटर के सबसे पास है, सेंटर के पास पोल है, तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो मतलब पोल पे वेट भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, क्योंकि वेट तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। कैसे, W = mg, सामने सामने लिखा हुआ है, तो अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, तो मतलब पोल पे ऑब्जेक्ट को लेकर जाऊंगा तो उसका वजन बढ़ेगा। अगर मैं उसको इक्वेटर की तरफ लेके आऊंगा तो इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी, जब ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ये लाइन लिखता है ना, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, तो मास तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मास चेंज नहीं होता, मास हर जगह क्या होता है, सेम होता है। वेट जो है वो हमारा क्या होता है, लोकेशन के हिसाब से बदलता है। जैसे लोकेशन के हिसाब से कैसे बदल रहा है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि सेंटर के पास है, सेंटर के पास है, ग्रेविटी ज्यादा, जब ग्रेविटी ज्यादा तो वेट भी ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी लग रही है, और यहां पे ग्रेविटी कम लग रही है, तो लोकेशन चेंज कर रहा हूं तो वेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा हमने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, अगर आपने मास इधर रखा हुआ है तो इधर ही, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे 5 kg, 5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं बच्चे, वैल्यू को बोलते हैं, तो मास का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेट जो है ना, वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लो ये वेट है, सपोज इसका है 5, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना, तो नीचे की तरफ ही आएगा। कोई भी वेट है वो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, मास का तो ऐसा यूनिट है केजी, क्या है, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, याद रखना। वेट को किसमें नापते हैं, न्यूटन में। वेट भी एक प्रकार की फोर्स है, ये हम ग्रेविटी में पढ़ेंगे कि वेट और फोर्स ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। वो कैसे होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो, वेट भी आपका, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और मास का क्या होता है, केजी, याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे भी हम मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनरी कोई भी स्केल वगैरह यूज करके इसको मेजर कर दिया। उसके लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। देखो ऑर्डिनरी बैलेंस मतलब दुकान पे जाते हैं ना, उसके बाद वेट मशीन होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिजिटल बैलेंस। साइंस की भाषा में वेट मशीन नहीं बोलते, बोलते हैं डिजिटल बैलेंस। उस पे रखते हैं, हमें पता चल जाता है 1 किलो है, 2 किलो है। ये मास को ऐसे मेजर करते हैं, सीधा लिया जो भी आपको, या तराजू का यूज कर सकते हैं, सिंपल मेथड, तराजू का यूज कर सकते हैं, या डिजिटल मशीन आजकल उसका यूज कर सकते हैं, इसको वेट मशीन बोलते हैं सिंपली। ठीक है, लेकिन वेट को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्प्रिंग बैलेंस लगाना पड़ता है। मतलब वेट को आप धरती पे रख के नहीं मेजर कर सकते, वेट को धरती से उठाना पड़ेगा, उठाओगे तभी आपको पता लगेगा ना ग्रेविटी कितनी लग रही है। तो एक स्केल आता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, जब मैं इस पे वेट रखूंगा, इसका मास तो मतलब इससे क्या होगा,
ग्रेविटी नीचे आएगी, जितना ये खींचेगा तो इधर स्केल लगा हुआ है तो पता चल जाएगा कितना खींच रहा है। समझ आया? सिंपल है। इस तरीके से होगा स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर हुक बनी होगी, हुक पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, जितना ही खींचेगा इधर इतना बनता जाएगा। खींचेगा कैसे? ग्रेविटी की वजह से। इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो किससे यूज करते हैं इसको, किससे मेजर करते हैं? वेट को किससे मेजर करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस से। किससे मेजर करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस से। क्लियर है? समझ आ रहा है? आगे देखिए। अच्छा, ये आगे यूनिट, मास यूनिट होता है ग्राम या केजी, मतलब केजी उसका एसआई यूनिट है और छोटा यूनिट क्या है? ग्राम। केजी उसका क्या यूनिट है? एसआई यूनिट। किसका? मास का। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सिंपल, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं हो सकती, अगर होगी तो उसको हम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बहुत आसान चीज है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है अगर पॉज मतलब रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या स्ट्रेट लाइन पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है अगर मेरे पास यहां पे टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है तो बुक रेस्ट पे ही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चीज है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, चलो छोड़ो इसको, अर्थ है वो किससे चल रही है? यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। अर्थ और सन के अराउंड बिल्कुल प्रॉपर टाइम लगती है, 1 ईयर का टाइम लगाती है ना, ठीक है। बुक जो है कहां पे पड़ी है? टेबल पे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक हम बीच में उस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगाते। कहने का मतलब है अगर मैंने मार्कर पकड़ के ऐसे रख लिया तो ये ऐसे रहेगा। ये कब मोशन में आएगा? जब मैं इसको मोशन में लाऊंगा। पंखा चल रहा है, कब रुकेगा? जब हम इसको रोकेंगे, बंद करेंगे या लाइट ऑफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब एक्सटर्नल फोर्स होती है बाहर से फोर्स, अगर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं और उसका यूनिफॉर्म मोशन रोकते हैं या रेस्ट से उसको मोशन में लाते हैं तो उस केस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। तो बोलता क्या है? हर बॉडी, जितनी भी दुनिया में बॉडीज है, अगर वो मोशन में जा रही है ना, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती, थोड़ा सा रुक। अब अचानक से थोड़ी रेस्ट में आपकी तरफ कोई बॉल फेंकेगा तो आपको तो रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा ना, आपको जोर लगाना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो ग्रेविटी को पकड़ के रखा है, उसको मोशन लगाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बोलता है इसी टेंडेंसी को बोलता है इनर्शिया। बॉडी अपनी मर्जी से नहीं आती, कल ही बताया था इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो बॉडी की इनएबिलिटी होती है, खुद नहीं आती, हम लाते, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। दुनिया भर की एग्जांपल्स आप दे सकते हो इसके लिए। बुक लेइंग ऑन ए टेबल, बुक टेबल पे पड़ी हुई है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड ए सन, ठीक है। मार्कर ऑन ए स्टैंड या कुछ भी। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज मोशन में है तो मोशन नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मोशन क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे मान लो अगर आप बोलो नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, आप बोल रहे हो मोशन में चीज रहेगी, तो मैंने ग्राउंड में बॉल फेंकी, मैंने उसको नहीं रोका, फेंक दिया, लेकिन एक टाइम के बाद वो खुद ही रुक गई, फोर्स तो हमने नहीं लगाई। हम तो ये बोल रहे थे ना, न्यूटन क्या बोल रहा था? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। न्यूटन क्या बोल रहा था? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन मैंने बॉल फेंकी, बॉल तो मोशन में थी, तो वो मोशन में ही रहनी चाहिए थी, रुकी क्यों? वो इसीलिए रुकी क्योंकि अर्थ ने ग्रेविटी भी लगाई और फ्रिक्शन भी लगा, और ग्रेविटी भी लगी, दो फोर्सेस एक्सटर्नल लगी, इस वजह से वो रुका। अगर ये दोनों फोर्सेस नहीं लगती तो वो चलता ही रहता, ठीक है। मून हमारे अराउंड अर्थ के अराउंड चक्कर मारता रहता क्योंकि उसको रोक ही कोई नहीं रहा है। इतना क्लियर है? यहां तक सही है? क्योंकि हमारे यहां रोकने के लिए हवा तो है ही, हवा रेजिस्टेंस देती है ना, और जमीन भी है, ग्रेविटी देती है। आसमान में वैक्यूम है, वैक्यूम में मतलब कोई पार्टिकल होता नहीं है, जहां पे कोई पार्टिकल नहीं होता तो रोकेगा क्या, ठीक है। जैसे मैं अभी क्लास में बात कर रहा हूं तो बच्चों तक बात पहुंचने के लिए हवा पूरी आवाज नहीं, जैसे मान लो अगर मैं 10 की स्पीड से बात कर रहा हूं ना तो 10 आप तक नहीं पहुंच रही है, 9.9 ही पहुंच रही होगी, बाकी तो सराउंडिंग में इधर उधर हो जाती है, हवा रोकती है ना। इस तरीके से होता है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है। अब देखो सिंपल एग्जांपल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। ये ऑब्जेक्ट जो है आपका फुटबॉल है,
फुटबॉल क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक आप अनबैलेंस फोर्स, मतलब आप इसको किक नहीं मारोगे, तब तक ये रेस्ट में रहेगा। अब ये यहां पे आपने किक मारी, ये दूर दूर तक जाता रहेगा, और कब तक जाएगा, जब तक एक और फोर्स वापस इस पे नहीं लगेगी। नेट पे जाएगा, रुक जाएगा। या अगर खुला मैदान है, मान लो इतना बड़ा मैदान है, यहां से हमने फुटबॉल को किक मारा, ये जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, हवा तो लगी रही है, हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसकी स्पीड धीरे 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 आएगी, एक टाइम के बाद ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यही है फर्स्ट लॉ, कुछ नहीं है। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। क्लियर, समझ आया, आगे बढ़े। देखिए आगे आ गया मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम ये होता है अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। बोलता है किसी बॉडी में कितना मोशन है, जितना उसमें मोशन होगा वो उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। एक बंदे ने फुटबॉल को धीरे किक मारी, एक ने सेम फुटबॉल को जोर से किक मारी, तो जिसने जोर से किक मारी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, इंपैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम हमारा होता है, ध्यान से देखेंगे, मोमेंटम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का। मास का रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं किक मार रहा हूं फुटबॉल, उस टाइम पे उतना ही वजन है, कोई और मार रहा है उस टाइम पे भी उतना ही वजन है। मैंने जोर से किक मारी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज, वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ेगा। साइंस में ऐसे देखा करो, जो इक्वल टू के सामने सामने होते हैं ना, इक्वल टू के सामने सामने होते हैं, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक, मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, याद रखना, किसे नोट करते हैं, पी से। ज्यादा बेटर रहेगा, मोमेंटम को हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मतलब जो लीनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ये इसका दूसरा नाम है। मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मोमेंटम का यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मास का क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसे होता है ना भाई, मास को किसमें नापेंगे, केजी में, वेलोसिटी को किसमें नापेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ये मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू mv। m और v आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना कम वजन उतना कम मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इसलिए मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एग्जांपल है कोई बेसबॉल दूर फेंक दिया किसी ने, कोई बॉल फेंक दिया, ठीक है, कुछ भी, तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, मोमेंटम की एग्जांपल है। जितना ज्यादा मोशन होगा बॉडी का उसको मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इससे पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ये तो हमें पता है, बस ऐसा लिखा अलग तरीके से। अभी देखो कैसे बोल रहा हूं, अगर मेरे पास बॉल है, ठीक है, मैं इस पे जितनी फोर्स से किक मारूंगा, सामने देखेंगे, इस बॉल पे मैं जितनी फोर्स से क्या मारूंगा, किक मारूंगा, तो मुझे उतना ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। क्यों मिलेगा, जोर से किक मारी, वेलोसिटी बढ़ गई। इसका फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो बोलता है जितनी फोर्स उतना मोमेंटम चेंज होगा, जितनी फोर्स होगी उतना क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ऐसे रखेंगे, पहले हम निकालेंगे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सामने देखेंगे। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज मतलब टाइम से डिवाइड कर दो। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो हमारा लेक्चर चेंज कैसे हो रहा है, आगे कैसे निकल रहा है, टाइम के साथ साथ आप चल रहे हो, तो आप कैसे पता कर रहे हो, टाइम और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, सोएंगे नहीं, सामने देखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, क्लियर। देखो अब देखो, ध्यान से देखना, अब नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कहां से आया, चेंज दिखाने के लिए। अच्छा, m अपॉन, अब देखो आपको ये बात पता होगी, मास तो चेंज होता नहीं।
अगर ये फुटबॉल मेरे पास 1 kg का है, आप जितनी मर्जी जोर से किक मारो ये 1 kg का ही रहेगा, तो मास तो चेंज होने से रहा, चेंज क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अच्छा चेंज क्या होगी, वेलोसिटी। बट इधर देखना बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे बताते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे बताते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, v माइनस यू। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अरे ऐसे समझो, आप यहां से कोई चीज को फेंक रहे हो, वो यहां पहुंच गई, यहां पे उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पे थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी। अब मैं तुम्हें ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड थी और ये 10 मीटर पर सेकंड थी। अब मैं तुमसे ये चाहता हूं कि मुझे बताओ कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 2, तो 8 की चेंज हुई, क्योंकि 2 पे तो पहले से था। सिंपल है। तो यहां पे v की जगह मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसको m अपॉन t लिख दो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू। क्या लिखेंगे, v माइनस यू। यहां तक ठीक है। तो ये इस, अब देखो ये आ गई आपकी वैल्यूज, तो ये इसको हम बोलेंगे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन है। समझ आया, चेंज इन मोमेंटम मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम की जगह पूरा ये लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये डिवाइड हो रहा है, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं x इंटू वाई डिवाइडेड बाई टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x अपॉन टी इंटू वाई भी लिख सकते हैं, यहां x इंटू वाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है ना। t दोनों में से किसी के नीचे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। यहां तक सही है, यहां तक कोई परेशानी। चलो अब आपका थोड़ा दिमाग चलेगा, यहां पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे रखेंगे, मास को इधर रखेंगे, ठीक है। यह है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अब आप मुझे बताओगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता क्या है, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो ये पूरे चेंज इन वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्सेलरेशन लिख दूंगा। इतना क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, क्या बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे लिख देता हूं, क्या बोलेंगे इसको, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखा है हमने, तो इसका मतलब जब ये हटता ना, जहां पे भी फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम k से दिखाते हैं जनरली, बाकी हर किसी का अपना अपना कांस्टेंट होता है, किसी का g, किसी का p, लेकिन जब आपको सारे कांस्टेंट भूल गए, कोई कांस्टेंट याद नहीं है, तो आप सिंपली k लिख दो, ठीक है। अगर आपको कांस्टेंट नहीं याद है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। कहने का मतलब भी समझ आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू लेंगे, इधर लिख देंगे KMA, ठीक है। k मतलब k आपका क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और जो k की वैल्यू होती है ना, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 1 होती है, 1 से ज्यादा कभी कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे जो मर्जी पढ़ लो। तो इस अगर k 1 हो गया तो फोर्स मेरा फाइनल क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यह तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है, ये न्यूटन लॉ की डेरिवेशन है। अब आपको एक चीज समझनी है बच्चे, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो कांस्टेंट लगाया, दिमाग में सवाल आएगा सर कांस्टेंट लगाते क्यों है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे। इसका सिंपल सी एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो अपने पास क्या है, फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फैन चल रहा है, स्विच है, मैंने स्विच से आउटपुट दिया 10 का, सपोज स्विच से कितना आउटपुट दिया, 10 का आउटपुट दिया, मतलब 10 की बिजली दी, और मैं सोच रहा हूं मुझे फैन से भी 10 का आउटपुट मिले, जितनी मैंने बिजली दी उतना मुझे आउटपुट मिले, उतना तेज पंखा घूमे। एक्चुअल में होता क्या है, जब मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच और फैन के बीच में एक वायर है, करंट उस वायर में से फ्लो होकर जाएगी, फैन के सर्किट को एक्टिवेट करेगी, उसको घुमाएगी, इतना कुछ होगा ना, उसमें बिजली तो खर्च होगी ना, बिजली तो खर्च होगी, बहुत कम होगी लेकिन होगी। तो बहुत कम खर्च हुई ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। वो वैल्यू डालूंगा तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितना मैं जोर से बात कर रहा हूं, सारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, थोड़ी हवा में लॉस हो जा रही है,
जो लॉस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये मीडियम की वजह से आता है, मीडियम मतलब जैसे एयर वाटर वगैरह, इस वजह से आता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ की डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए फोर्स का एसआई यूनिट मैंने बताया था क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या था, कल बताया था, क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, बोल सकते हो हल्का फुल्का, इतना कुछ नहीं। फोर्स क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इधर वैल्यू पुट करेंगे, मैं चाहता हूं कि मुझे 1 न्यूटन का पता चले, 1 न्यूटन कितना होता है। तो फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स की जगह लिखेंगे 1 न्यूटन, मास की जगह लिखेंगे 1, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे 1 मीटर पर सेकंड का, ये होगा। तो 1 न्यूटन कब होगा, 1 न्यूटन कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और वो इतनी एक्सेलरेशन अटेन कर रहा है, ठीक है। ये हमने कल भी करी थी डेफिनेशन। अच्छा एक बार दोबारा से देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा, ठीक है। एक बार सेकंड लॉ को दोबारा से देख लो, यही से दिखा रहा हूं। सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, बोलता है जितनी फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम बदलेगा, सिंपल। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, पहले मोमेंटम का फॉर्मूला लिखें। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो चेंज हो नहीं सकता। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है, v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वैल्यू पुट कर दिया, कुछ नहीं किया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैंने हटाया तो वहां पे क्या लगा दिया, के मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आपका निकल गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। क्लियर। लास्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब अगर मैं हाथ में कोई बॉल पकड़ूंगा, उसको दीवार पे मारूंगा, जितनी जोर से मैं उसको दीवार पे मारूंगा वो वापस मेरे पास उतनी जोर से आएगा, सिंपल। थर्ड लॉ ये बोलता है अगर मैं किसी गन से फायर निकालता हूं, जितनी जोर से बुलेट आगे जाएगी गन भी पीछे रिकॉइल होगी, ये थर्ड लॉ है। अगर मैं चलता हूं तो मुझे जमीन पे, पहले जमीन पे पाँव रखना पड़ता है, पाँव जमीन पे फोर्स लगाता है तभी दूसरा पाँव उठा पाता हूं, ये आपका थर्ड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ बोलता है हर एक्शन के प्रति इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन आता है। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है, सर आप बोल रहे हो दीवार पे मैंने बॉल मारी, बॉल मेरे पास वापस आ गई, लेकिन अगर दीवार बहुत दूर होगी तो अगर मैं उस पर बॉल मारूंगा तो मेरे हाथ तक तो नहीं पहुंचेगी। तो हुआ क्या, जितनी मैंने फोर्स लगाई थी ना, हवा ने फ्रिक्शन लगाया, वहां जाते जाते फोर्स कम हो गई, ठीक है। इस वजह से वो हमारे पास वापस नहीं आई। कहने का मतलब है अगर ए ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से मैं लगा रहा हूं F1 फोर्स, ठीक है, वापस यहां पे लगेगी F2, लेकिन वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब अपोजिट, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब माइनस नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बोलता है F1 जो है वो किसके बराबर होती है, माइनस F2 के बराबर होती है। तो थर्ड लॉ में यही होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये हम पढ़ेंगे। देखो बॉक्सिंग पंच जितने जोर से मारेगा उतनी जोर से उसको लगेगी। जंप कर रहा है बंदा, पहले नीचे के लिए करेगा फिर ऊपर के लिए जंप करेगा, ठीक है। बॉल को किक कर रहा है तो जितनी अपनी किक पीछे लेके जाएगा उतनी दूर वो बॉल जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, स्विमिंग में। स्विमिंग में क्या होता है, जो स्विमर होता है पानी को पीछे फेंकता है, खुद कहां जाता है, आगे जाता है, ठीक है। टेनिस खेल रहा है, बोट चला रहे हैं, जंप कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, गन चला रहे हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। आज हमने पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, मास और वेट में क्या फर्क है, न्यूटन का सेकंड लॉ उसकी डेरिवेशन, 1 न्यूटन की डेफिनेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के करेंगे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। और आप लोगों के लिए तब तक एक होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि वाई, ये देखना, ये शायद आपको बुक में ना मिले लेकिन जो मैंने पढ़ाया उसमें मिल जाएगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है, या सबसे बढ़िया यही क्यों है, तो ये आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करके आना है, नहीं करके आके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखो सबने करना है। अब देखिए बच्चे, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिनों में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, लेंथ हम नहीं खींच रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और भी क्लासमेट्स के साथ आप इसको शेयर करिए। आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, कोई परेशानी आ रही तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर कोई न्यूमेरिकल आपको टफ है, स्कूल से होमवर्क मिला है, असाइनमेंट में नहीं कर पा रहे, वो भी हमें बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है जी।